दोस्तों आज हम बात करेंगे बेहद संवेदनशील गीतकार इरशाद कामिल से। पहले मैं सोच रहा था कि मैं इनका परिचय दूं, लेकिन इनके परिचय के रंग इतने ज़्यादा हैं कि मैं कुछ शब्दों में उसको समेट नहीं पाऊंगा। इसलिए इस पूरी बातचीत को सुनिएगा और इरशाद कामिल होने के मायने को महसूस कीजिएगा। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि एक पत्रकार से एक गीतकार बनने की क्या कहानी है और 2023 में क्या नया और अलग लिख रहे हैं? जी, पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि 2023 में क्या नया लिख रहा हूं। मैं हर बार नया ही लिखने की कोशिश करता हूं, हर बार नए एहसास और नए लफ्ज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं। मैं एहसासों के ज़रिए लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं 5 साल। और जहां तक पत्रकार से गीतकार बनने की बात है, मैं एक बार ऐसे ही जब मैं पत्रकारिता में था, मेरे पास 2 बीट्स थी। एक एजुकेशन, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में उस दौरान रहता था और हॉस्टल में, और दूसरी थी मेरे पास कल्चर। और दोनों ही बीट्स, मुझे बहुत मोहब्बत थी उन दोनों ही बीट्स से, क्योंकि मैं पूरी, जिसे कहते हैं वो हमारा जो सेटअप था, जो हमारा ऑफिस था, पत्रकारों में जूनियर था। तो वो जो भी, वो विधि वाला हो यानी लॉ वाला हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हो, वो पॉलिटिक्स देख रहा हो, वो क्योंकि चंडीगढ़ में था उस टाइम पे मैं, वो हरियाणा देख रहा हो, वो पंजाब देख रहा हो, वो हिमाचल देख रहा हो, जो भी खबर होती थी वो शाम को 5 बजे ऑफिस में, जैसा कि आपको पता ही है कि मिलते थे। सुबह तो ब्यूरो की मीटिंग हो जाती थी, वो शाम को खबर लेके आते थे और वो उसके फैक्ट्स लिख के कागज़ मेरे पास रख देते थे कि ये खबर बना के डेस्क पे रख देना न्यूज़ एडिटर साहब की, ये खबर बना के डेस्क। अब पॉलिटिक्स की खबर भी मैं बना रहा हूँ और मैं लॉ की खबर भी बना रहा हूँ मैं सारी खबरें मैं ही बना रहा हूँ, जबकि मेरी बीट जूनियर होने के ये बहुत सारे नुकसान भी होते हैं और फ़ायदा ये होता है कि आपको सब कुछ पता चल जाता है सारी चीज़ों के बारे में। एक बार इसी तरह से, मैं, सर्दी के दिन थे, दिसंबर का महीना, पूरा कोहरा पड़ा हुआ था और मैं तकरीबन 1:30 बजे अपनी आखिरी खबर जो भी मुझे सौंपी गई थी वो न्यूज़ एडिटर को दे के अपने स्कूटर पे, बाइक होता था मेरे पास, वापस आ रहा था। और मेरे जहाँ मैं रहता था और जहाँ हमारा ऑफिस होता था उसके बीच एक छोटा सा पुल पड़ता था। वो कोहरे की वजह से वहाँ पे और ज़्यादा, कंपैरेटिवली पूरे शहर की बनिस्बत ज़्यादा कोहरा था। मैंने वहाँ पे रोका अपना बाइक और थोड़ी देर में उस पुल पे खड़ा हो गया और मैंने सोचा कि इरशाद कामिल, जब तुम बड़े हो रहे थे, क्या तुमने ये सोचा था कि बड़े होकर तुम कुलदीप नैयर बनोगे, तुम खुशबंद सिंह बनोगे? तो आप खबरों में साहित्य का रंग ढूंढ रहे थे? जी। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, ये तो नहीं था। फिर मुझे लगा कि अगर ये नहीं था फिर मैं ये कर क्यों रहा हूँ। आप यकीन मानिए, उससे अगले दिन ब्यूरो चीफ की उसी तरह से 10 बजे जैसे मीटिंग होती है, मीटिंग हुई यहीं के, आप, क्योंकि हम जयपुर में बैठे हुए हैं, जयपुर के एक पत्रकार, बहुत ही मरहूम हमारे, मेरे सीनियर ईश मधु तलवार जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हमारे ब्यूरो चीफ होते थे उस जी जी। तो वो सबसे पूछ रहे थे, अच्छा भाई आप कहाँ जाओगे? उसने बोला जी, किसी ने बोला एग्जाम्पल के तौर पे, जी मैं फलां जगह ऐसा हुआ है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, ये बात है, मैं ये खबर के लिए जा रहा हूँ, ऐसा सब विधानसभा में ये हुआ है। तो ऐसे ऐसे सब कह रहे थे, बता रहे थे। तो मेरे तक आए वो, उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ इरशाद तुम आज कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं आज नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ तो वो थोड़ा सा सकपका गए। उन्होंने कहा 1 मिनट तुम बैठो। अच्छा भाई ठीक है, तुम्हें चाहिए फोटोग्राफर? चाहिए? तुम्हें चाहिए फोटोग्राफर? नहीं चाहिए? चलो ठीक है, हो गया। जब बाद में मैं अकेला रह गया, सब चले गए, मुझे कहते क्या बात है? मैंने कहा नहीं सर, मैं जाऊंगा। तुम्हारा मन ठीक नहीं है, तुम आज घूमो फिरो, फिल्म देखो,
शाम को 5 बजे ऑफिस में मुझे मिला। मैं घूमता रहा, यूनिवर्सिटी में रहता था, तो वही जो मतलब उस तरह के एक ताज़ा जवान जो बच्चा होता है, अब शाम को 5 बजे चला गया मैं ऑफिस में। तो मुझे कहते, देख मैंने भी सारा दिन सोचा कि ये तुमने क्यों कहा। इरशाद ऐसा होता है, जिंदगी में ऐसा होता रहता है, दिल टूटता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी लड़की की वजह से तुम शहर ही छोड़ जाओ, नौकरी छोड़ दो। मैंने कहा आपको किसने कहा कि किसी लड़की की वजह से ऐसा हो रहा है? लेकिन क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था, उन्होंने अंदाज़ा लगाया। खैर मफहूम कुल मिला के बात का ये है कि उस दिन मैंने जॉब छोड़ दिया, और जॉब छोड़ दिया तय पहले से था कि कुछ फिल्मों में करूँगा, कुछ साहित्य में करूँगा, और फिर पूरी तरह से उस तरफ लग गया। एक पत्रकार हूँ मैं भी, और सबसे बुरी खबर हमारे लिए सबसे अच्छी खबर होती है। तो जब मैं आपके गीतों को सुनता हूँ, एक अलग सी गुदगुदी मेरे भीतर पैदा होती है, चाहे वो रॉक स्टार का गाना हो, चाहे वो तमाशा फिल्म का गाना हो, चाहे वो जब वी मेट का गाना हो, चाहे वो कबीर सिंह का गाना हो। तो प्रेम के इतने सारे रंग आपके गीतों में हैं। तो कई बार मुझे लगता है एक फिल्म देख के आपका गाना सुनकर कि यार यही प्रेम है, फिर दूसरी फिल्म में मुझे एक प्रेम का दूसरा रंग दिखता है। तो प्रेम को सच के इतने करीब कैसे लाते हैं आप? देखिए ऐसा है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। एक सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, जब मैं एमए कर रहा था लिटरेचर में, हिंदी में, मैंने एमए के दौरान जो स्पेशलाइजेशन की, वो मैंने मोहब्बत की कविता कह लीजिए या प्रेम कविता कह लीजिए, उस पे की। यानी मेरी जो स्पेशलिटी है एमए के दौरान, वो कृष्ण काव्य पे है। तो कृष्ण काव्य के दौरान सूरदास, विद्यापति, नंददास, वो सार मीरा, वो भ्रमर गीत, वो सब कुछ पढ़ा एक बार। दूसरी बात ये कि फिल्मों की मोहब्बत और हकीकत की मोहब्बत में एक बहुत बड़ा, लेकिन दिखने में बहुत छोटा सा एक फर्क होता है। बड़ा भी और छोटा भी, ये क्या फर्क है? फर्क ये है कि रियलिटी में जब मोहब्बत होती है, 90% प्रेमियों को उनकी माशूका नहीं मिलती, फिल्मों में 90% मिल जाती है। तो अब क्योंकि वो किरदार अलग होता है, जैसा मैंने कहा कि मोहब्बत में हर एक की मोहब्बत खास होती है। अब उस खास मोहब्बत में एक किरदार बनते हुए आपको उसके रंग में मोहब्बत को देखना है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि एक दृश्य है और मोहब्बत एक नजरिया है। जैसे नजरिए को आप इतनी आसानी से भी देख सकते हैं कि वो एक चश्मा है। आपने हरा चश्मा लगाया है, आपने नीला लगाया है, आपने लाल लगाया है, तो आपको वो दृश्य नीला, लाल, हरा, पीला जैसा भी है वो वैसा दिखाई देने लगता है। क्योंकि मैं कैरेक्टर की मोहब्बत कबीर सिंह में, कबीर सिंह एक किरदार था, उसकी मोहब्बत की बात कर रहा था। और रॉक स्टार में जॉर्डन एक किरदार था, तो जॉर्डन की मोहब्बत की बात कर रहा था। तमाशा में वेद एक किरदार था, मीरा एक किरदार थी, जब वी मेट में हीर एक किरदार थी, आदित्य एक किरदार था। तो मैं किरदारों की मोहब्बत की बात करता हूँ, और उस मोहब्बत की बात में जो सबसे ज़रूरी कह लीजिए चीज़ है वो ये है कि मैं उस मोहब्बत की बात को हकीकत के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जब मैं कहता हूं कि मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांगी, कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू, रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली। या मैं कहता हूं तेरी नजरों में हैं तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। इरशाद। तो किरदारों की आपने बात की, तो क्या इसी किरदार से नादान परिंदे जैसा गीत निकला है? जी बिल्कुल, इसी किरदार से नादान परिंदे जैसा गीत निकला है। असल में
रॉकस्टार को मैंने बड़ा ज़ाती तौर पे महसूस किया है। वो इस वजह से क्योंकि जिस तरह की बातें, जिस तरह का लहजा या जिस तरह की का एक माहौल जॉर्डन के लिए, जनार्दन के लिए बन रहा था, अरे तुम क्या करोगे, गिटार उठा के घूमते रहते हो, अरे ये तो ऐसे ही है, अपना वक्त ख़राब कर रहा है, ये शायद मेरे साथ भी कभी हुआ होगा या ऐसा ही मिलता जुलता हुआ होगा कि अच्छा आप गीत लिखने जाओगे, आनंद बख्शी बनोगे। ऐसा होता है क्या? मुंबई जाके कोई भी गीत लिखने लग जाता है और वो आनंद बख्शी बन जाता है, रोज़ ही वहाँ पे लाखों लोग जाते हैं, तुम क्या करोगे? ये भी शायद मैंने बातें सुनी होंगी। तो मैंने बहुत निजी तौर पे उस किरदार को महसूस किया था, बहुत ज़ाती तौर पे मैंने किरदार को महसूस किया। तो इसलिए कि नादान परिंदे में ये बात लिखी गई, 100 दर्द बदन पे फैले हैं, हर कर्म के कपड़े मैले। तो किरदारों से थोड़ा सा आगे जाते हैं। कुछ किरदारों को देखकर आपको ये लगता है कि आपके संगीतकार ने आपसे कहा हो कि इस पे गीत बनाइए, तो गीत बनाने में आपको दिक्कत आई हो, आपको लगा कि यार ये एक अलग तरह का वक्त चाहिए मुझे इस गीत को लिखने के लिए, एक अलग तरह की बेचैनी चाहिए, एक अलग तरह की छटपटाहट चाहिए, कुछ गीतों में आपको ऐसा महसूस हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। और जब तक मैं उस गीत की वो वाली नब्ज़ नहीं पकड़ लेता जो उसको चाहिए होती है, मैं नहीं लिख पाता। मेरे गीत क्यों लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कलम से नहीं लिखता हूँ, मैं दिल से लिखता हूँ, और दिल से निकली हुई बात हमेशा दिल तक पहुंचती है, वो कानों तक ठहरी नहीं रहती। किस्सा ये है एक छोटा सा पन साहब इस सिलसिले में, जो कि अब काफ़ी देर से मैंने वो बंद कर दिया है बात। वो ये कि पहले मोबाइल ऑन होता था, और मोबाइल ऑन होने की वजह से आप कभी भी कोई भी किसी को कॉल कर सकता था। तो मैं गाना लिख रहा होता था, मान लीजिए कोई गाना दर्द भरा लिख रहा हूँ और कोई फ़ोन आया तो मैंने उठाया, तो मैं उसी लहजे में बात कर रहा होता था अपने दोस्त से भी जैसे मैं बड़ा तकलीफ में होता हूँ, और सामने वाला पूछता था, अरे इरशाद क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। नहीं तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? नहीं मैं वो गाना लिख रहा था। नहीं हाँ घर में सब ठीक है ना? हाँ घर में सब ठीक है। तो अब मैं बंद कर देता हूँ वो मोबाइल। मैं मीरा के लिए लिखूं, मैं हीर के लिए लिखूं, मैं किसी भी किरदार के लिए लिखूं, किसी भी किरदार के लिए लिखूं, मैं जब लिखने बैठता हूँ तो मैं वो किरदार हो जाता हूँ, मैं उसकी तकलीफ़ को महसूस करता हूँ, मैं उसके रोमांस को महसूस करता हूँ। मैं हर वो बात, अगर मान लीजिए मैंने ये बात लिखनी है कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं लिख सकता हूँ मैं तकलीफ़ में हूँ। वो आप उसको पढ़ेंगे तो आप यही पढ़ेंगे कि ओके मैं तकलीफ़ में हूँ। अब ये तो लफ्ज़ हैं। अगर हम कहते हैं लफ्ज़ों में आत्मा होती है तो वो कहाँ है? वो लफ्ज़ों में आत्मा तभी आएगी जब मैं उसको महसूस करूँगा और वो मेरा एहसास, मेरी भावना इन लफ्ज़ों तक पहुँचेगी। तो कोई ऐसा गीत जो आपने तकलीफ़ में को महसूस करके लिखा हो? मैंने सारे ही गीत ऐसे लिखे हैं, मैंने सारे ही गीत ऐसे लिखे हैं, तकलीफ़ वाले भी लिखे हैं, मोहब्बत वाले भी लिखे हैं, और जिसे कहते हैं मज़े वाले गीत भी लिखे हैं। मैं बड़ा जावेद साहब ने मुझे सबसे पहले एक बार फ़ोन किया, जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, इरशाद मैं एक गाना सुन रहा था और मुझे लगा कि ये गाना किसी पढ़े लिखे लेखक ने लिखा हुआ है, गीतकार ने लिखा हुआ है, तो मैंने ढूंढा तो पता चला कि तुमने लिखा है ये गाना। मैंने कहा जी अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, तारीफ़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर आपने कौन सा गाना सुना? वो कहते मैंने वो गाना सुना, मेरे डॉगी को तुझ पे भौंकने का नहीं, उसमें एक फ्रेज है, कहते तू मेरे अगल बगल है। अब कहते बाकी गाना तो ठीक है, लेकिन ये जो फ्रेज है तू मेरे अगल बगल है, ये कोई ऐसा इंसान लिख ही नहीं सकता है जिसको इस
अगल बगल होने के मायने सही तौर पे ना बताऊं। बताओ। मैं तेरे अगल बगल हूँ, तू मेरे अगल बगल है, क्योंकि वो इतना एनकरेज भी करते हैं और अच्छा भी लगता है जब कोई आपको इतना सीनियर आदमी एनकरेज करे। तो वो इस तरह का गाना हो, मेरे कहने का मतलब जी। तूने मारी एंट्रियां हो, वो नादान परिंदे हो, वो कुन फाया कुन हो, वो पटाखा गुड्डी हो, वो अगर तुम साथ हो गाना हो, वो जग घूमया थारे जैसा कोई, थारे जैसा ना कोई हो, कोई गाना हो, वो गाना जब तक एक कह लीजिए एक माहौल में, खास करके जहनी माहौल में मेरे अंदर नहीं उतरता, मैं उसको कागज तक पहुंचाता ही नहीं। तो आपने जो गीतों के रेंज की बात की है, जो महसूस करने की बात की है, तो एक तरफ पठान का बेशरम रंग भी है जी, दूसरी तरफ जो है नाटू नाटू का रंग भी है, जिसकी बीट्स और म्यूजिक ने गीतों के मायने भी बदल दिए हैं। और आपका ये गीत है कि बेबी को बेस पसंद है, तो आपको क्या पसंद है? मुझे वो किरदार पसंद हैं जिनके लिए ये गाने लिखे गए हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे नाटू नाटू भी अगर शायद चंद्रशेखर बोस साहब का लिखा हुआ गाना है, या चंद्रशेखर साहब का, या चंद्र नाम है उनका जिन लिखा हुआ गीत का, साउथ के हैं, एग्जैक्टली मेरे नाम याद नहीं आ रहा। अब उस गीत को देखो तो उस गीत को नाचने के साथ साथ एक वीरस के साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल है ना। अब बेशरम रंग एक अपने किस्म का गाना है, जो एक, क्योंकि मैंने पठान अभी तक देखी नहीं है तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। बेबी को बेस पसंद है, इसलिए बेबी को बेस पसंद है, या उसी पिक्चर में था लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। एक हरियाणा का जाट जो पहले डिश एंटीने लगाता था अपनी जिंदगी में, जब वो, अब डिश एंटीने लगाने वाला कोई पीएचडी तो होगा नहीं, उसने कोई गालिब और मीर तो पढ़ा नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ, और ऐसा हो भी सकता है, पर उस फिल्म में नहीं था। तो वो किस तरह की भाषा इस्तेमाल करेगा? उसको कभी तार लगाते हुए अपने डिश एंटीने की करंट लगा होगा तो वो उसी सिम को ही सिमली बनाएगा। या बेबी को बेस पसंद है तो वो कहीं डीजे वीजे सुना होगा, गया होगा, उस तरह की बातें इस्तेमाल करेगा। तो जिस तरह का वो किरदार था, इवन जब वो रोमांस भी करता है, उसी में गाना था कि जग घूमे थारे जैसा ना, है ना, कि उसी में लाइन थी, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तो, है ना। अब उसको, क्योंकि पहलवान है, उसने कभी सर्दी में अपने अखाड़े में जाने से पहले कपड़े उतारे होंगे, उस सर्दी को महसूस किया होगा और पता चला होगा ये मौसमों का क्या असर होता है जिस्म पे, तो उसने उस तरह की सिमली को इस्तेमाल किया। तो और पिक्चरों को हमेशा, क्योंकि उनका कोई भी पार्ट जो होता है वो संदर्भ में होता है, उसको पिक्चर से काट के नहीं देखा जा सकता। पिक्चर की जिस तरह की ज़रूरत होती है उसको उसी ज़रूरत के हिसाब से मुझे लगता है देखना चाहिए। और मुझे, जैसा आपने कहा कि मुझे क्या पसंद है, मुझे बेशर्म रंग भी पसंद है, मुझे नाटू नाटू भी पसंद है, मुझे बेबी को बेस पसंद है, वो इस वजह से क्योंकि मेरे ख्याल से ये सारे गाने किरदारों को जस्टिफाई करते हैं। तो आपने किरदारों की फिर बात की है, तो आपने मीर और गालिब की भी बात की है जी। तो इसी से जुड़ा सवाल मेरा ये है कि आपको मीर ज़्यादा पसंद हैं या गालिब ज़्यादा पसंद हैं, एक। और दूसरा, इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ाऊँ और आपकी की बात को और आगे बढ़ाते हुए कि गीतकार को बागी भी होना चाहिए। तो क्या आप कविता के लिखने के तौर पर बागी होने के या क्रांति करने के सपने भी पालते हैं? एक बार एक बहुत बड़े नेशनल अखबार ने ये हेडलाइन छापी थी, दैट इरशाद कामिल इज अ क्लोज डोर रेबिलियन। उसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी वो कविताएं देखिए जो पहल में छपती हैं,
आप मेरी वो कविताएं देखिए जो वर्तमान साहित्य में छपती हैं, जो कविताएं मेरी उद्भावना में छपती हैं, उसमें आपको वो इरशाद दिखाई देगा। क्योंकि फिल्मों में आपको पूरे का पूरा एक लेखक नहीं दिखाई दे सकता। और जहां तक फिल्मों में विद्रोही होने की बात है, मैंने लिखा है वो इको फ्रेंडली, नेचर के रक्षक, मैं भी हूं नेचर, साडा हक इत्थे रख, मैंने लिखा है उसमें, है ना। छीन के लेके अपना हक, मैंने लिखा है फिल्मों में। वो विद्रोही होना बहुत जरूरी है। वो किरदार के साथ एक विद्रोही होना होता है। एक होता है आप जब तक विद्रोही नहीं हैं, आप जब तक आपको कुछ कम नहीं। बड़ी अच्छी बात मुझे अभी अभी ये सूझी है, एक लेखक लेखक क्यों है? लेखक लेखक इसलिए है क्योंकि उसको समाज में कहीं कुछ कम लग रहा है, अपनी लेखनी से वो कम को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अब जब उसको कम लग रहा है तो वो विद्रोह करेगा। और कलम का विद्रोह उस तरह से नहीं होता जिस तरह से बंदूक की गोली का विद्रोह होता है। कलम की क्रांति धीरे धीरे आती है, और जब आती है तो मुझे लगता है वो आपके साथ रहती है, आपका विचार बदलती है। तो मैं बजाते खुद बिल्कुल एक विद्रोही लेखक हूं, जितना लेखक एक विद्रोही हो सकता है, जितना प्रेमचंद विद्रोही था। क्योंकि मैं हिंदी साहित्य से हूं, उसी धारा से हूं। जैसे निराला विद्रोही था, वो आती दो टूक कलेजे के करती, वो आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उसने भी बात की है, उसने भी मजदूर की बात। हाँ, इलाहाबाद के पथ पर देखा, हाँ वो तोड़ती पत्थर। तो ये सारी चीजें, वो विद्रोह मेरे अंदर है, और वो मेरी कविताओं में भी जाहिर होता है, और वक्तन फवक्तन जब मुझे मौका मिलता है मेरे फिल्मी गानों में भी जाहिर होता है। तो एक जोड़ी के तौर पर अगर आप देखूं कि AR रहमान और इम्तियाज़ अली जोड़ी जब आपके भीतर का अच्छा गीत निकालती है, तो जितने भी आपके अच्छे गीत हैं इन्हीं दो जोड़ियों ने दिए हैं, ऐसा क्यों? ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्हीं दो जोड़ियों ने मेरे सबसे अच्छे गीत दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है ये नज़रिया भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रीतम के साथ अच्छे गीत नहीं दिए, और ऐसा भी नहीं है मैंने विशाल शेखर के साथ अच्छे गीत नहीं दिए। सबसे बड़ा मतलब यूट्यूब की अगर हम बात कर लें, जिसने 1 अरब कब पार कर लिया व्यूज़, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, वो विशाल शेखर का गीत था। और रही बात अच्छे और मशहूर और पॉपुलर गीतों की, होता क्या है, रहमान साहब अपने आप में एक इतने ज़्यादा गुणी आदमी हैं जिनके पास अथाह सागर है। और इम्तियाज़ खुद थोड़ा पोइट्री को समझता है, तो जो जिसको जिस चीज़ की समझ हो उसके साथ खेलने का एक मज़ा रहता है कि इसको इस खेल का अंदाज़ा है, मज़ा है। आपकी रिस्ट्रिक्शंस, वही लोग आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस खड़ी करते हैं जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं। वही लोग आपके लिए मैदान खोलते हैं जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कीपिंग देयर नॉलेज, रहमान साहब की नॉलेज को ध्यान में रखते हुए म्यूज़िक के बारे में, इम्तियाज़ की नॉलेज को ध्यान में रखते हुए डायरेक्शन के उसमें दायरे में, और मेरे उनके साथ काम करने को शायद हम एक अच्छे तरीके से क्या कह लीजिए, एक अच्छा ग्राउंड, एक डिस्कशन का पैदा कर पाते हैं। और एक गीत पे सिर्फ एक ही बार काम नहीं करते, कई बार काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तुम साथ हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने गीत बनाया और गीत बन गया जी। उस पर कई अटेम्प्ट हुए, और इवन इम्तियाज, क्योंकि लिप सिंक नहीं था, इम्तियाज शूट करके आ गया था, और इम्तियाज़ क्योंकि शूट करके आ गया था, फिर हमने जो गीत बनाया तो रहमान साहब को भी लगा, मुझे भी लगा कि ये गीत थोड़ा कम पड़ रहा है इस शूट के लिहाज से, शूट बड़ा हो गया है, तो हमने फिर दोबारा से गीत बनाया उस पर। तो आप जो सुनते,
आप जो सुन रहे हैं अगर तुम साथ हो, वो 5-6 अटेम्प्ट्स के बाद बना हुआ गीत है। मतलब 5-6 खुद ही बनाए हुए गीत रिजेक्ट होने के बाद। तो इसलिए मुझे लगता है क्योंकि शायद मेहनत ज़्यादा होती है इन लोगों के साथ, या हम उस तरह की बातचीत का माहौल पैदा कर पाते हैं, इस वजह से शायद। तो जैसे आपने आनंद की बात की, मज़े की बात की, तो आपका लिखा हुआ गीत आपको किस गायक का गाया हुआ अच्छा लगता है? ये भी अच्छा सवाल है कि मुझे मेरा लिखा हुआ गीत किस गायक का गाया हुआ अच्छा लगता है। मुझे मेरा लिखा हुआ गीत हर उस गायक का गाया हुआ अच्छा लगता है जो मेरे लफ्ज़ों में उसी तरह से रूह फूंकता है जिस तरह से मैंने रूह फूंकने की कोशिश की। बहुत शानदार। 2 तरह के गीत होते हैं, एक जो पार्टियों में बजते हैं जी, और दूसरे वो गीत हैं जो जिन्हें हम अकेला सुनना पसंद करते हैं। जी। तो आप दोनों तरह के गीत सुनते हैं और दोनों तरह के गीत आप लिखते भी हैं? जी जी, मैं दोनों तरह के गीत लिखता हूँ, मैं दोनों तरह के गीत सुनता हूँ। मैं आयरन मेडन भी सुनता हूँ, मैं ग्रीन डे भी सुनता हूँ, मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब भी सुनता हूँ, मैं मेहंदी हसन भी सुनता हूँ, और मैं नरेंद्र बीबा भी सुनता हूँ। मैं इवन कुछ शिव कुमार बटालवी के खुद के गाए हुए हैं यूट्यूब पे गीत, वो मैं बार बार सुनता हूँ। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, मैं सब कुछ सुनता हूँ सर। तो आपके गीतकार के तौर पर आपकी एक अलग पहचान है, लेकिन आपका एक चेहरा, साहित्य का एक रंग भी आपके भीतर है। आपकी 4 किताबें भी हैं। तो गीतकार, पत्रकार, आप बच्चों पर भी लिखते हैं। जी, तो जी। इतनी बड़ी रेंज आपके भीतर कैसे जन्म लेती है? मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरी कविता भी है, पहल में ही छपी थी वो, कि वो लिखा जाना बहुत ज़रूरी था जो चला जाएगा मेरे साथ अलिखित। मुझे लिखने से मोहब्बत है, मुझे किसी विधा से कोई मोहब्बत नहीं है। मुझे किसी, जैसे हमने ब्रैकेट में डाल दिया है चीज़ों को कि ये साहित्यिक लेखन है, ये फिल्मी लेखन है, ये बच्चों का लेखन है, ये फैशन मैगजीन का लेखन है, ये अखबार का लेखन है। लेखन लेखन है, बस ये है कि आप वो चीज़ का पाठक किसको मान रहे हैं, कि ये चीज़, ये इस इंसान को पढ़ना चाहिए ये चीज़। मैं बच्चों की साइकिल मैगजीन के लिए लगातार कैंची नाम से, कैंची जो साइकिल की कैंची, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो कैंची नाम से लिखता रहा। और मैं साहित्यिक, जैसा मैंने कहा कि साहित्यिक कविताएं भी मैं उस तरह से लिखता रहा। मुझे लगता है कि हमेशा ही एक तरह के ख्याल आपके मन में नहीं आते, किसी के भी मन में एक तरह के ख्याल आ ही नहीं सकते। आप कभी बच्चे की तरह भी सोचते हैं, आप कभी बुजुर्ग की तरह भी सोचते हैं, कभी आप नौजवान की तरह भी सोचते हैं जी। कभी आप बहुत ही उथले ख्याल भी मेरे दिमाग में आते हैं, जो मतलब उथले ख्याल से मतलब जिनको आप कहते हैं अरे ये तो पार्टी सॉन्ग है यार, इसमें क्या कुछ डेप्थ होगी। कई बार ऐसा भी होता है बहुत अच्छा रोमांटिक ख्याल। तो वो सारे ख्याल जो मुझे मेरे दिमाग में आते हैं, मैं उनको एक सही रंग, एक सही ब्रैकेट में डालने की कोशिश करता हूँ। इसलिए वो लेखन का प्रेम है जो मुझसे बच्चों के लिए भी लिखवा लेता है, साइकिल मैगजीन के लिए भी लिखवा लेता है, वो कभी कभार अखबार के लिए भी लिखवा लेता है, वो मेरे से साहित्यिक कविताएं भी लिखवा लेता है, और गीत तो लिखवाता ही लिखवाता है, कभी कभी कहानियां भी लिखवा लेता है, स्क्रिप्ट भी लिखवा लेता है अपने। वैसे सिनेमा में सियासत के रंग तो हमेशा से रहे, कोई नई बात नहीं है। गुलजार ने जो फिल्म बनाई थी आंधी, उसको भी कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया था, वो एक अलग बात है। अगर हम आज के दौर में लौटते हैं तो अभी पठान फिल्म, बाइकॉट बॉलीवुड का हैशटैग भी चल रहा है, तो आपको ये सब लोकतांत्रिक लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक
लगता है या नहीं लगता, इसके बारे में मैं ज़ाती तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सृजनात्मक चीज़ के ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी बिना उसे पूरा जाने नहीं होनी चाहिए। जैसे हम किसी पिक्चर का बायकॉट करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमने उस पिक्चर के 2 मिनट देखे होते हैं, 3 मिनट देखे होते हैं, कोई एक डायलॉग सुना होता है, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि संदर्भ में बातें होती हैं किसी फिल्म में, है ना। ऐसे मैंने शेक्सपियर की एक इतनी छोटी सी किताब है, इतनी सी, उस किताब का टाइटल ये है अब्यूजेस यूज्ड बाय शेक्सपियर, इंग्लिश की किताब। अब शेक्सपियर गालियां दे रहा है, ये किताब का नाम है, कि जो उसने गालियां इस्तेमाल की। अब उसने किस संदर्भ में इस्तेमाल की, ये उसका प्ले पढ़ के पता चलेगा, ये मैकबेथ पढ़ के पता चलेगा, ये हैमलेट पढ़ के पता चलेगा। तो हमें शायद उस जल्दबाजी में मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए, और जब तक कि पूरा संदर्भ हमारे सामने नहीं आ गया, पूरी पिक्चर हमने नहीं देख ली, तब आप अपनी राय बनाएंगे तो शायद ज़्यादा। तो क्या आपको ये दिल से महसूस होता है कि ये पठान फिल्म का विरोध नहीं है, ये शाहरुख खान का विरोध है? हाँ, देखिए, अब मुझे ये लगता है कि शाहरुख खान साहब, शाहरुख भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, और बहुत सारे लोग उनको ज़ाती तौर पे जानते हैं, और बहुत सारे लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं, और उनकी मोहब्बत मुझे लगता है बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। क्योंकि मैं इस सवाल के दायरे को इसलिए और आगे बढ़ाना चाहता था कि आप अपने गीतों में उर्दू का भी इस्तेमाल करते हैं, फ़ारसी शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं, तो कल को इस पर भी सवाल उठ सकता है। हाँ, पर मैं हिंदी का भी तो करता हूँ, मैं पंजाबी का भी तो करता हूँ, मैं बंगाली ताड़ा ताड़ी करो ना भी मैंने ही लिखा हुआ है गुंडे पिक्चर में। पिक्चर जहाँ पे होती है, और इस पे भी ऐसा तो नहीं है, मैं खुद हिंदी समकालीन कविता पे PhD हूँ। तो अब रही बात सवाल उठाने की, तो वो तो कोई भी आदमी किसी भी बात पे मैंने ये चीज़ क्यों पहनी हुई है, या मैंने ये कुर्ता क्यों पहना हुआ है, उस पर सवाल उठा सकता है कोई, पर सवाल कितना जायज़ है या कितना नाजायज़ है, वो मुझे लगता है जिन तक सवाल पहुंचता है उनको समझ में आ जाती है। तो सिनेमा की दुनिया से कोई ऐसी शिकायत है आपको जो आपको परेशान करती है? और सिनेमा से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे सिनेमा से कतई कोई शिकायत नहीं है। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं सिनेमा को, सिनेमा की दुनिया को। हाँ, सिनेमा देखने वालों से मुझे बहुत शिकायत है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि अच्छे गीत नहीं बन रहे, हम ये बात करते हैं अच्छी फिल्में नहीं बन रही। ऐसा नहीं होता है, अच्छे गीत बन रहे हैं, अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छी फिल्में आप पसंद नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे गीत पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बुरा गीत हिट हो जाता है तो आपको तो पता है, ये तो मार्केट का चलन है ना, कि आज अगर कॉटन बिक रहा है तो फिर वो कॉटन ही बनना शुरू हो जाएगा, रेशम बिक रहा है तो रेशम बनना शुरू हो जाएगा। ये मुझे लगता है सुनने वाले अच्छे और बुरी चीज़ के बारे में तय करते हैं, और अच्छी और बुरी चीज़ के बारे में उन्हीं को जिम्मेदार होना चाहिए कि अगर अच्छा संगीत बन रहा है, अच्छा सिनेमा बन रहा है, अच्छा सिनेमा पसंद किया जा रहा है, तो वो अच्छा ही बनेगा। ऐसा नहीं है। अब सिनेमा बनाने वाले का इसमें दोष नहीं है, इसमें न गीत बनाने वाले का दोष है, सिनेमा देखने वाले का और गीत सुनने वाले की जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी के साथ गाना सुने कि इस गाने का मुझे अच्छा क्या लग रहा है और क्यों लग रहा है, ये मुझे सुनना चाहिए भी या नहीं सुनना चाहिए। एक आखिरी सवाल है जी कि इरशाद कामिल होने के क्या मायने हैं, और मैं आपसे कुछ सुनना भी चाहता हूँ। जी, इरशाद कामिल होने के मायने सिर्फ इतने हैं कि इरशाद कामिल बहुत एक सृजनात्मक लेखन में जीने वाला इंसान है, और उसका काम अपना
अपने काम से काम रखना, अपनी सृजना को बढ़ाना, एक संजीदगी के साथ कलम उठाना है, यही है बस इरशाद का। कुछ सुना दीजिए। जी मैं कुछ सुना दूं आपको, तो फिर चलिए एक दो शेर सुनाता हूं आपको। आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। वाह। यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में ही बदला भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। पाकीज़ा हैं आप वजह है, लेकिन दुनिया फिर दुनिया है। वजह मतलब सही है। पाकीज़ा हैं आप वजह है, लेकिन दुनिया फिर दुनिया है, आपको पहले और किसी ने सोचा भी हो सकता है। वाह वाह, इरशाद। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं कल ही सुना रहा था कि वहीं से धूप चुपके से चुरा के रंग लाई है, वहीं से धूप चुपके से चुरा के रंग लाई है, हमारे घर किताबों ने नई जन्नत बनाई है, हमारे घर किताबों ने नई जन्नत बनाई है, जहां हम हैं, जहां हम हैं, खुदा जाने हम अपनी आदतों से हैं, जहां हम हैं, खुदा जाने हम अपनी आदतों से हैं, अब इनसे बाज आ जाना तो खुद से बेवफाई है। वाह वाह वाह। तो एक आदत होती है इंसान की। इसी तरह से मैं तो खैर इसी तरह की चीज़ें भी लिखता हूँ। एक होता क्या है कि कभी मैं नज़्म लिखता हूँ, कभी गज़ल लिखता हूँ। जी जी। तो जैसे कि हमने शुरू में आपसे बातचीत में कहा था कि इरशाद कामिल होने के कई रंग हैं, कई मायने हैं, और आपने इस पूरी बातचीत में महसूस किया होगा कि इरशाद कामिल होने के क्या मायने हैं।